सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का। सबसे पहली खबर पर अगर चलें तो ब्रिटेन ने अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार किया है। कैसे देखा जाए, क्योंकि जब अमेरिका की ओर देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर देखते हैं, तो उनका तो जलवा है पूरी दुनिया में। इस टाइम कुछ भी चाहे करवा सकते हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपना एयरबेस देने से मना कर दिया। देखिए, मैं कल से ही आपको आपको बताऊं तो कल से ही रिपोर्ट रॉयटर्स की भी रिपोर्ट आई, जिसमें और भी कई इदारों की रिपोर्टें आई, जिसमें ये बात आई कि जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर काफ़ी बातचीत हुई और इसमें बातचीत में जो खबरें आ रही थी, उसमें खबरों में ये बताया जा रहा था कि कई मोर्चों पर जो ट्रंप सरकार है वो तैयारी कर रही है। उसको अगर बात करें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो प्रशासन और पेंटागन के अधिकारी थे, वो लगातार इस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे कि अमेरिका की जो सेना का जमावड़ा है वो इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस सप्ताहांत तक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की सोच सकते हैं। उनके पास ये विकल्प के तौर पर मौजूद है। ये खबरें बहुत सारी छपी। इसको लेकर जो इज़राइल के रक्षा अधिकारी थे, उन्होंने भी बहुत सारी खबरें मीडिया में पास की। इज़रायली सेना के जो अफ़सर थे, वो कह रहे थे कि उनको भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। संभावित युद्ध की तैयारियाँ तेज़ कर दी गई हैं। यानी कि मतलब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होगा, तो इज़राइल को भी टाइट कर रखा था कि आपको भी हमला करना है। तो ऐसा ही मतलब जो ब्रिटेन का मामला है, ब्रिटेन के ने अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो एयरबेस देना था, उसके लिए मना कर दिया है। और अमेरिका ब्रिटेन के कई सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन ने इनकार किया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के इस फैसले से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उस समझौते से समर्थन वापस ले लिया है, जिसमें चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की बात थी। तो ये पूरा मामला है और ब्रिटेन के आरएफ फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करने की जो बात थी, वो डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और वहाँ पर जो आरएफ फेयरफोर्ड एयरबेस है, उसके इस्तेमाल के लिए कहीं न कहीं ब्रिटेन ने मना किया है। जी, आगे बढ़ें तो बात एआई समिट की करते हैं। यूथ कांग्रेस का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन, ये वीडियो सामने आया है। हाँ जी, एआई को लेकर यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने टी-शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है। हालाँकि जो बीजेपी के बड़े-बड़े नेता हैं, वो इसको लेकर हमलावर हैं। आज एआई समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो चुका था, तो उसमें अमेरिका भारत ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उसमें पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज़ के नारे लगाए। यूथ कांग्रेस के तकरीबन 15 से 20 कार्यकर्ता रहे होंगे, जो अपने हाथों में सफ़ेद टी-शर्ट लेकर वहाँ पहुँचे। बेसिकली जो सफ़ेद टी-शर्ट थी, उनके बैक साइड पे उन्होंने नरेंद्र मोदी इज़ कॉम्प्रोमाइज़ के जो स्टिकर थे वो चिपकाए हुए थे और वहाँ उन्होंने उस टी-शर्टें निकाल के प्रदर्शन किया है। और उसमें यूथ कांग्रेस के बिहार के जो सेक्रेटरी थी कृष्णा हरि, कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश के स्टेट वाइस प्रेज़िडेंट अजय कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिंह यादव, उन सब के रूप में पहचान हुई है और उनको उनको गिरफ्तार भी किया गया है। काफ़ी हा-हुल्ला हुआ है उसको लेकर। बहुत सारे जो लोग हैं उ उन्हों उनके ऊपर हमलावर दिखे, पुलिस उनको पकड़ कर लेके गई है। बीजेपी कह रही है कि जो देश के इंटरनेशनली देश का मामला था, इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेज़ेंट किया जा रहा था, देश के ऊपर हमला, ऐसा जो बीजेपी है वो प्रेज़ेंट कर रही है। पर मैं आपको बताऊँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे साल 2010 में। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया था और यहाँ तक कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय नितिन गडकरी उनके अध्यक्ष होते थे, वो भी बैरिकेडों में चढ़ गए थे।
तो उस समय भी कॉमनवेल्थ गेम्स पूरी दुनिया का मामला था, पूरी दुनिया से कॉमनवेल्थ देश आए हुए थे खेलने के लिए। लेकिन उस समय तो बीजेपी का डेमोक्रेटिक राइट था, और आज के समय अगर कांग्रेस प्रदर्शन करे तो कांग्रेस वाले देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो खैर दोनों ही बातों में काफ़ी अंतर आ गया है। समय भी बदला, 16 साल बीत चुके हैं। 16 साल में अब अगर विपक्षी पार्टी अगर कोई आंदोलन करे, तो अब वो देश के खिलाफ आंदोलन हो जाता है। बल्कि वो जबकि वो आंदोलन नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। अब नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध बनता जा रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है। अभी पता नहीं चलता कब नरेंद्र मोदी का विरोध देश का विरोध हो जाता है और विरोध करने वाला व्यक्ति एंटी नेशनल ऐलान दिया जाता है। आगे बढ़े तो बात ट्रंप की करते हैं। ट्रंप बाज नहीं आ रहे इस बात से कि उन्होंने पता नहीं अब तक कितनी बार इस बात का जिक्र कर दिया होगा। अगर अमेरिका की कोई एजेंसी इसकी गिनती करे तो शायद कर पाए। हमारे यहाँ तो और ही बहुत काम है मीडिया को। ट्रंप ने फिर से कहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को 200% टैरिफ की चेतावनी दी, तब लड़ाई रोकने के लिए वो माने थे। ये एक बार दोबारा से दावा आ गया है। क्या भारत के प्रधानमंत्री इस पर अब कुछ बोल सकते हैं? देखिए, वैसे तो ट्रंप 75 से ज़्यादा बार भारत-पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं। 75 से ज़्यादा जी। बार, मतलब तो शायद मतलब आगे गिनने का फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है, हर हफ्ते वो एक बार ऐसा दावा कर देते हैं। उन्होंने कहा वॉशिंगटन में, असल में वो एक इवेंट में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ उन्होंने कहा कि 200% टैरिफ की चेतावनी देने के बाद ये दोनों देश संघर्ष रोकने के लिए माने। ये जो बोर्ड ऑफ पीस की एक कार्यक्रम था, उसमें ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही है। प्रेस से जब वो मुखातब हो रहे थे, और इसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि उस समय दोनों देशों के बीच हालात बहुत खराब थे, लड़ाई तेज हो गई थी और विमान गिराए जा रहे थे। उन्होंने 11 फाइटर जेट गिराने की बात कही है, तो इनडायरेक्टली उनका जो मामला है वो आप समझ ही सकते हैं कि हालाँकि उन्होंने नाम नहीं लिया कि किस देश के फाइटर जेट गिराए गए हैं, लेकिन आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पर जो राफ़ेल जेट गिराया गया था, उसके बाद काफ़ी मतलब वो इंटरनेशनल आई बॉल कैच हुई थी। ख़ैर, उन्होंने कहा कि मैंने दोनों नेताओं को फ़ोन किया, मैंने दोनों से साफ कहा था कि अगर वे झगड़ा ख़त्म नहीं करेंगे, तो मैं उनके साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूँगा। तो ट्रंप के मुताबिक दोनों देश लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे का मामला आया और नुकसान की बात सामने आई, तो वे मान गए। ट्रंप ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान 11 महँगे फाइटर जेट्स गए थे। तो मतलब वो जो दावा है, वो कहीं न कहीं ऐसे इंडिया की ओर चुभा। हालाँकि उसमें जो शहबाज़ शरीफ हैं, वो वहीं पर मौके पे मौजूद थे, उनके इशारे पे वो खड़े भी हो गए। तो ख़ैर ट्रम्प बोले कि अप्रैल में वो इसी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में कहा कि वो अप्रैल में चीन के दौरे पे भी जाएँगे, और भारत बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में शामिल हुआ है, और ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया है, मतलब मेंबर के तौर पर नहीं, ऑब्जर्वर के तौर पर भारत ने आज हिस्सा लिया है। जी, उधर अगर एआई समिट की एक और बात करें तो बेशक ये एआई समिट भारत में चल रहा है, लेकिन इसी के साथ जो ग्लोबल के बड़े चेहरे आईटी सेक्टर के भारत में आए हुए हैं, उनका आपस में जो एक कोल्ड वॉर चलती रहती है, उसका भी चेहरा देखने को मिला जब देश के प्रधानमंत्री सबके हाथ पकड़ के ऊपर को करते हैं। वैसे उनका ये पुराना एक तरीका है, वो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं बहुत सारी चीजों को। तो अभी ये जो भारत में समिट हो रहा है, इसमें कैसी-कैसी चीजें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिली है। मैंने सैम ऑल्टमैन को देखा था, वो हाथ नहीं मिला रहे थे दूसरे साथी के साथ जब हाथ ऊपर किए हुए थे मोदी ने। देखिए, एआई समिट हुई है इंडिया में, और उसको लेकर कल नरेंद्र मोदी मंच पर थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी नेतृत्व करते दिखे, मतलब वो अलग बात है कि वो नेतृत्व कर रहे थे या नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो नेतृत्व करते दिखे। इस महाकुंभ में एक तरफ रिलायंस, गूगल जैसी भारत की मतलब ऐसी कंपनियां थी जिनको भारत बड़ा ऐसे सेलिब्रेट करता है, और दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली के बहुत सारे ऐसे प्रतिद्वंदी दिखे जिनके बीच में तल्खी भी थी, और मतलब बिल गेट्स ने तो बिल्कुल ऐन मौके पे आखिरी टाइम पे कार्यक्रम से हटने की खबर दी, और वो काफ़ी चर्चा के केंद्र में बनी रही। कि पहले बिल गेट्स को भाषण देना था
इस समिट में, लेकिन अब वो पहुँचे नहीं। ख़ैर नरेंद्र मोदी का जो तरीका है, 13 कॉर्पोरेट लीडर स्टेज पर खड़े थे, उन सभी के हाथ उठाकर एकता प्रदर्शन करने का जो उनका शक्ति प्रदर्शन करने का जो तरीका वो दिखा, तो उसमें जो अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल के जो सुंदर पिचाई थे और अन्य अधिकारी थे, उन्होंने तुरंत मोदी ने हाथ उठवाने की कोशिश की, तो हाथ उठा दिए। लेकिन ओपन एआई, जिसका ये चैट जीपीटी है, ये ओपन एआई का बेसिकली, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के जो डोरियो आमोदेई थे, उनके बीच में साफ जो दूरी है वो देखने को मिली। तो खैर वही कि इस किस्म की चीजें दिखी। बिल गेट्स का यू टर्न जो हुआ उसको लेकर मतलब अभी कोई साफ तो हो नहीं रहा। हालांकि बीबीसी ने लिखा है कि बिल गेट्स फाउंडेशन ने सावधानीपूर्वक विचार करके निर्णय लिया है, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया है कि बिल गेट्स क्यों बिल गेट्स ने आखिरी मौके पर अपने मुख्य भाषण देने से अपना नाम वापस क्यों ले लिया। खैर ये भी कहा जा रहा है कि काफी निवेश इस दौरान आया है, लेकिन ये जो निवेश की जो बात आई है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि अगले 7 वर्षों में एआई इकोसिस्टम के लिए वो $110 बिलियन की भारी भरकम निवेश करेंगे। तो खैर जो गूगल के सुंदर पिचाई हैं, उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम में एक नया एआई हब स्थापित करने की घोषणा मतलब की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने ये घोषणा की है कि विशाखापट्टनम में एक नए एआई की हब बनाएंगे। तो खैर गूगल के जो सुंदर पिचाई हैं वो एक क्रेडिबल मैन है, उनकी बात मान सकते हैं, लेकिन जो अंबानी परिवार है वो तो आपको पता ही है, उनकी बात पे तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन खैर देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में एआई के मामले में भारत क्या कुछ करेगा, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो बात एक क्रिकेट मैच की करते हैं जो उस समय दुखद घटना में तब्दील हो गया जब वहां पर मधुमक्खियों का हमला हो गया। वैसे बहुत रेयर से रेयर ये घटना है जब ऐसे हालात बन जाते हैं। बीते दिनों में शायद एक और भी खबर आई थी जिसमें बच्चों को जो खाना खिलाते हैं आंगनवाड़ी वाले वो एक औरत ने बच्चों को बचाने के लिए अपने आप की बलिदान दे दिया था। अभी यहाँ पर भी एक जान गई है क्रिकेट ग्राउंड में। देखिए ये उत्तर प्रदेश का मामला है और उन्नाव का मामला है। जो कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन है, केसीए, उससे जुड़े हुए एम्पायर थे मानी गुप्ता, तकरीबन 60 साल के थे, उनकी जान चली गई है। बेसिकली मधुमक्खियों ने क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हमला कर दिया। तकरीबन 13-14 जो खिलाड़ी थे वो घायल हुए हैं। जो खिलाड़ी थे वो काफी नौजवान थे, तो वो इनके अंडर 13 लीग का टूर्नामेंट था, उसमें अगर बात करें तो जो बच्चे थे वो कहीं न कहीं मधुमक्खियों के डंक को झेल गए। 1 दर्जन के आसपास 13-14 के आसपास प्लेयर थे, लेकिन जो रेफरी जो एम्पायर थे वो बुजुर्ग थे, तो वो नहीं झेल पाए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई है, और वो 60 साल के थे। काफ़ी इसके बारे में हम कई बार बात करते हैं कि भारत में बहुत अजीब तरीके से मौतें हमें देखने को मिलती हैं, जिसका कभी यकीन नहीं हो पाता। भारत में साँप के डंक से जो साँप काटते हैं, उससे लेकर भी भारत में बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। मधुमक्खी के हमलों के कारण, कई बार खराब सड़कों के कारण, रोड एक्सीडेंट्स में भारत में बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। तो ये बड़े कहें कि अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट्स होते हैं, और इसको लेकर मतलब क्या ही कहें। बहुत मतलब ग्राउंड्स के बहुत बुरे हाल हैं। तो आप मानिए कि बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके ऊपर मधुमक्खियों का हमला हो रहा है, तो किस किस्म की सुविधाएँ रही होंगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो खैर एक डोमेस्टिक या उससे छोटा कोई मैच होगा, लेकिन अगर ऐसा इंटरनेशनल मैच में हो जाए तब क्या स्थिति बनेगी पूरे विश्व में, तो वो देखने वाली बात होगी। खैर, पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार का केस चलेगा। कौन से चीफ सेक्रेटरी हैं ये, और पंजाब की आप सरकार ने भी इनको ओहदा दिया था शायद आते ही। देखिए पूर्व चीफ सेक्रेटरी हालांकि रिटायर हो चुके हैं, आईएएस अफसर वीके जंजुआ, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस चलेगा। 2 लाख रुपए की रिश्वत का मामला है। केंद्र सरकार ने उनके ऊपर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। मामला 2009 का है। वो उस वक्त इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कम सेक्रेटरी होते थे। इस दौरान उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। विजिलेंस के अधिकारी विजिलेंस ने आईएएस अधिकारी होने की वजह से उन पर केस में आगे पैरवाई करने से इनकार कर दिया था। हालाँकि बाद में केंद्र से इसको लेकर मंजूरी माँगी गई। मंजूरी के बाद अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।
2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो अनिरुद्ध तिवारी को हटा के वीके जंजुआ को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। उस वक़्त वो पंजाब के 41वें चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाली एक पार्टी की पंजाब में सरकार बनी पहली बार, और आते ही उन्होंने एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी बनाया जिसके ऊपर पास्ट में भ्रष्टाचार के आरोप रहे हों और उनके ऊपर रिश्वत लेने के, और जिनको विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ा हो। 2 लाख रुपए की रिश्वत का मामला है। केंद्र सरकार कह रही है कि उनके पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्पेशल कोर्ट में अब उनके खिलाफ केस चलेगा, और बात करें तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, तकरीबन 17 साल हो गए 2009 से आज, अगर हम आज की बात करें तो 17 साल बाद अब उनके ऊपर कार्रवाई होती दिख रही है। आईएएस अफसरों को बहुत सारी कहें कि वीटोज़ होती हैं, बहुत सारी उनके पास पावर होती हैं, तो शायद इसी वजह से 17 साल तक वो बचे रहे। पर खैर जो जिन्होंने शिकायत की थी वो आखिरी तक लड़ते रहे, और लड़ते-लड़ते वो हाई कोर्ट पहुँचे। कोर्ट के बाद अब वो हाई कोर्ट में उन्होंने 2016 में अपील की थी, 2018 में पंजाब सरकार को केंद्र में सेक्शन की रिक्वेस्ट डाली, 2023 में फिर मामला गया, और 2025 में होते-होते अगर कहें तो 2026 में, सॉरी, होते-होते अब जाके इसके खिलाफ जाँच होगी, और पंजाब के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अब भ्रष्टाचार के मामले में फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो बात हरियाणा के बजट सेशन के पहले दिन की करते हैं। कैसा रहा पहला दिन? देखिए, आज सदन का पहला दिन था, और इसमें वंदे मातरम गीत से इसकी शुरुआत की गई। जैसा पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उन्होंने एक एडवाइज़री जारी की थी कि कोई भी आप सरकारी काम शुरू करने से पहले आप राष्ट्रीय गीत बजाना अनिवार्य होगा। 3 मिनट 10 सेकंड का ये गीत है। ख़ैर, पहले सिर्फ़ 2 अंतरे गाए जाते थे, आज के समय में पूरे 6 के 6 अंतरे सुनाए जाएँगे। तो ये है, और इसको लेकर आज जब हालाँकि आज विधानसभा घेराव की कॉल भी दी थी एचपीएससी जो भर्ती घोटाला हुआ है उसको लेकर नौजवानों ने, लेकिन उनको पहुँचने नहीं दिया गया, उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई। आज सदन में अगर बात करें तो तकरीबन 7 विधेयक पेश किए गए, मंजूर हो गए, और हाउसिंग बोर्ड पर काफ़ी तीखी जो बहस है वो देखने को मिली। और अब यही है कि बजट कल शायद बजट के बारे में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और गवर्नर ने आज अभिभाषण दिया, और कल बजट का फाइनल पता चलेगा कि हरियाणा के बजट में क्या-क्या मिल रहा है। जी, जी। और अगली बात करें पंजाबी सिंगर्स की, पंजाबी फ़िल्म मेकर्स की। पीवीआर पर पंजाबी सिंगर्स बढ़के हैं, एमी विर्क और बीनू ढिल्लों खास तौर पर। देखिए, लगातार हम कई बार बात करते हैं कि भारत में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसका साइज भी बदल रहा है, और उसमें जो बिजनेस का गणित है वो भी बदल रहा है। पहले जैसे 80s का जो दौर था, 90s का जो दौर था, वहां पर आपको सिंगल स्क्रीन सिनेमा होते थे, उनका एक आपको दिखती थी। उसके बाद बात कह सकते हैं कि 2010 के बाद भारत में मल्टीप्लेक्स सिनेमाज का एक अपना बोलबाला दिखा, जिसमें पीवीआर और पोंटी जडा का तो फेमसली आपने नाम सुना ही होगा, उनकी चेन भी रही। और पीवीआर जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा की चेन है, वो कहीं न कहीं हिंदी सिनेमा को बहुत ज़्यादा पुश करती है। इसमें आप एक पॉलिटिकल एंगल भी देख सकते हैं। दूसरा, बॉलीवुड का जो एक दबदबा रहता है भारतीय राजनीति पे या इंडिया के एलिट्स के ऊपर, आपको अंबानी फैमिली के आयोजनों में भी दिखते हैं। देश के बड़े उद्योगपतियों के आयोजनों में बॉलीवुड सॉरी कलाकार आपको दिखते हैं। तो बॉलीवुड फ़िल्मों को कहीं न कहीं और हिंदी सिनेमा को पीवीआर ज़्यादा जगह देता है, ज़्यादा शोज़ देता है। अब इसी को लेकर जैसे पंजाबी सिनेमा हो गया, उसकी एक अपनी तरीके का सफ़र रहा है। हम देख रहे हैं कि 2010 के बाद बहुत सारी पंजाबी फ़िल्में ऐसी रही हैं जिनको नॉर्थ इंडिया ही क्या पूरे भारत में पसंद किया गया। इवन ओवरसीज़ भी उन्होंने ठीक-ठाक कमाइयाँ की हैं। ये बात इस बात पर विवाद हो सकता है कि उन फ़िल्म की क्वालिटीज़ कैसी थी, क्या कंटेंट था, लेकिन बहुत सारी ऐसी सुपर हिट फ़िल्में रही हैं। उनमें से एमी विर्क की जो बम्बू काट सीरीज़ थी वो आपको पता ही है। एमी विर्क कई सफल फ़िल्में दे चुके हैं। अब उनकी फ़िल्म आनी
कहानी है बम्बू-काट 2, उसको लेकर मामला है। बम्बू-काट 2 को नॉर्थ इंडिया में मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम हरियाणा में शो मिले, दिल्ली में शो मिले, वेस्ट यूपी में, राजस्थान के कुछ सिनेमाघरों में शो मिले। लेकिन आपको पता है कि जो इस इलाके में पीवीआर सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स की चेन है, वो एमी विर्क की इस फ़िल्म को कोई जगह नहीं दे रही है। और ये सिर्फ़ एमी विर्क का मामला नहीं है, पंजाबी और भी बड़ी फ़िल्में आती हैं, तो उनको ये पीवीआर वाले जगह नहीं देते हैं, जबकि बहुत घटिया-सी फ़िल्म हो बॉलीवुड की, उसको पूरी जगह दी जाती है। ख़ैर, ये वाला मामला बिन्नू ढिल्लों और एमी विर्क दोनों ने एक वीडियो बनाया है और उन्होंने पीवीआर में फ़िल्म ना लगाने का ऐलान किया है और इससे काफ़ी अगर कहें कि विवाद हो रहा है। मतलब भारत की और जो दूसरी भाषाओं की फ़िल्म है, जैसे मराठी फ़िल्मों को भी पीवीआर तरजीह नहीं देता, गुजराती फ़िल्मों को भी नहीं देता है। हिंदी सिनेमा को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पीवीआर दिखाता है और उसमें एक बात मैंने जो कही कि बॉलीवुड वालों की अपनी एक एक उनका रुतबा है, उनका एक भारतीय राजनीति में और उद्योग एलिट्स के बीच उनका जो उठना-बैठना है, जो भी है, उसको लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। फैन से बम्बू-काट 2 देखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भई पंजाबी कोई छोटी भाषा नहीं है, बहुत बड़ी भाषा है, लेकिन पीवीआर वाले उसको जगह नहीं देते हैं, इसलिए पीवीआर को छोड़कर हर सिनेमाघर में ये फ़िल्म लगेगी और वहाँ पर आप जाकर ज़रूर इस फ़िल्म को देखिए। तो एक बड़ी बड़ा ऐलान एमी विर्क और बिन्नू ढिल्लों ने किया है। काफ़ी बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। जो इस किस्म के साम्राज्य हैं, एंटरटेनमेंट के जो साम्राज्य हैं, उनको तोड़ना कोई आसान बात नहीं है और पंजाबी इंडस्ट्री में आपको पता ही है कि पहले जो म्यूज़िक की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, उनको सिंगल ट्रैक निकाल के ऐसे इन आर्टिस्टों ने तोड़ा, उनके घमंड को तोड़ा। ऐसे ही पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे अनएक्सपेक्टेड से चीज़ें देखने को मिली। जैसे सिद्धू मूसेवाला था, वो मतलब बॉलीवुड सिंगरों का एक तरफ़ा आपको दिखता था, राज दिखता था। तो उसने कहा कि मेरे को मुंबई जाना ही नहीं है, बॉम्बे जाना ही नहीं है, मैं अपने गाँव में रहूँगा, मुसा रहूँगा, यहीं मैं काम करूँगा और उसने जो हिट दिए वो आपको पता ही है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे साउथ इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री है, साउथ इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री असल में आप देखेंगे तो बॉलीवुड के लिए एक चुनौती बनी हुई है। साउथ इंडिया की फ़िल्में इतनी हिट होती हैं, इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि बॉलीवुड वाले उनके आस-पास भी नहीं फटकते। तो मतलब चैलेंज बॉलीवुड को आता रहता है, लेकिन बॉलीवुड इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन एलिट्स के दम पर सर्वाइव कर रहा है और उसका एक जो अपना नेटवर्क है, उनका एक नेक्सस है, उसके ज़रिए वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि बहुतेरी बॉलीवुड फ़िल्म मतलब इस साल कम से कम अगर 50 बॉलीवुड की फ़िल्में आएँगी, तो उनमें कम से कम 48 फ़िल्मों से अच्छी फ़िल्म बम्बू-काट 2 मिलेगी। लेकिन फिर भी पीवीआर वाले पंजाबी भाषा की इस फ़िल्म के साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु।